वन वेलकम टू पाठशाला एमबीबीएस। यह हमारा सेकंड वीडियो पार्ट है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का। अब तक हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन, इसकी ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स, पैथोजेनेसिस एंड माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा इसका मॉर्फोलॉजिकल फाइंडिंग। तो हमको इसकी मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहली चीज़ हमको देखने को मिलती है वो है वॉल वेजिटेशन, यानी कि जो वॉल्व होगा उसके अराउंड हमको वेजिटेशंस देखने को मिलेगी। वेजिटेशंस क्या होती है? वेजिटेशन एब्नॉर्मल सेल मास को बोलते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो। तो वेजिटेशन क्या हो जाता है? हमारा एब्नॉर्मल बल्कि मास जो कि किसके बना होगा। एक तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, दूसरा इन्फ्लामेटरी सेल जो कि उस ऑर्गेनिज्म से डिफेंड फाइट कर रही है, तीसरा जो डैमेज टिश्यू को कॉज किया है उसको सील करने के लिए फिब्रिन और प्लेटलेट आएंगे। तो ये भी पार्ट लेंगे वेजिटेशन फॉर्मेशन में। तो वॉल वेजिटेशन के अंदर हमको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं कि इसके अंदर एक होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिब्रिन, प्लेटलेट एंड इन्फ्लामेटरी सेल्स जो कि वॉल्व की लीफलेट से अटैच्ड होंगे। अब ये जो वेजिटेशन है ना, वो वॉल्व के फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करने देंगे, जिससे हमको वॉल्व डिसफंक्शन देखने को मिल सकता है। और अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो उस केस में हमको वॉल्व का डिस्ट्रिक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो इन सीवियर केसेस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ और परफोरेशन ऑफ कार्डियक वॉल्व। ठीक है, इससे क्या होगा? रिगर्जिटेशन होगा या फिर स्टेनोसिस होगा। रिगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है कि बैक फ्लो, जैसे कि एट्रिया से यूजुअली ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है, लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब वॉल्व अगर प्रॉपर्ली क्लोज ना हो तो कुछ ब्लड वेंट्रिकल से वापस एट्रिया में भी आ सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिगर्जिटेशन बोलते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब होता है, अब देखो वॉल्व एक पतला सा स्ट्रक्चर है, अगर उसके ऊपर एक ह्यूज बल्कि मास अटैच हो गया है तो वो क्या करेगा? अगर वॉल्व पूरा भी ओपन हो रहा है तो वो उसको उसके पाथ को ब्लॉक करेगा। जैसे कि ये हमारा हार्ट है, और इस जगह पे वॉल्व लगा हुआ है। अगर ये इस टाइम पे ये कम्प्लीटली ओपन है, अगर यहाँ पे किसी तरह का बल्कि मास प्रेजेंट हुआ तो हो क्या रहा है? जो ओपन एरिया है उसकी क्या हो गई है? नैरोइंग हो गई है। इस वजह से इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेनोसिस बोलते हैं। और थर्ड मॉर्फोलॉजिकल फीचर हमको क्या देखने को मिल सकता है? एब्सेस फॉर्मेशन। एब्सेस क्या होता है? पस फिल्ड पॉकेट। और जब हम इसका डायग्नोसिस पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जो हम एकोकार्डियोग्राम कराते हैं उसके अंदर ये जो एब्सेसेस हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं, है ना। और सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारा मॉर्फोलॉजिकल फाइंडिंग खत्म हो गया। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि होने वाला है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। तो क्लिनिकल सिम्टम्स की हम बात करें तो इसमें कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते नहीं है। जनरल जो सिम्टम्स होते हैं वही होते हैं, जैसे कि फीवर, फटीग, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स। ठीक है, और कुछ स्पेशल जैसे कि चेंजिंग हार्ट मर्मर्स, स्प्लीनोमेगैली। तो इनसे हम ज़्यादा कुछ आइडिया लगा नहीं सकते। और फिजिकल एग्जामिनेशन में हमको सिस्टेमिक एम्बोलाई भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सिस्टेमिक एम्बोलाई है वो हमें हमेशा मिले, क्योंकि इट इज़ मे इंक्लूड साइंस ऑफ मे, यानी कि पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है। अब इसका हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो बेसिकली क्लिनिकल फाइंडिंग से हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। तो मेन क्राइटेरिया क्या हो गए? ब्लड कल्चर और एकोकार्डियोग्राफी या फिर अदर इमेजिंग स्टडी अगर हो तो। ठीक है, तो एकोकार्डियोग्राफी इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सेकंड नंबर पे है ब्लड कल्चर। अब हम ब्लड टेस्ट करते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को फाइंड करने के लिए और एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटीज़ को पता लगाने के लिए। एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटीज़ क्या होती है? क्योंकि यहाँ पे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? मोस्टली बैक्टीरिया है, तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। अब ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस शो करता है। तो इससे हमको पता लगता है कि जो हमारा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, वो कितना ज़्यादा रेजिस्टेंट है या फिर रेजिस्टेंट है भी कि नहीं।
तो एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटीज का भी पता हमको यहाँ से लगता है। और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एकोकार्डियोग्राफी। इससे हम विजुअली इमेजिंग करके देख सकते हैं कि कहाँ वहाँ पे वेजिटेशन प्रेजेंट है, वॉल्वुलर फंक्शन क्या है, डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशन सच एज पेरीवल्वुलर एब्सेसिस का भी हम वहाँ पता लगा सकते हैं। इसके मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट यानी ट्रीटमेंट, अब हमने अभी देखा कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या था, हमारा मोस्टली तो बैक्टीरिया ही था। तो हम एम्पेरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी उसको देंगे। एम्पेरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी का मतलब क्या होता है कि बेसिकली हमने पेशेंट को एंटीबायोटिक दी, ठीक है, फिर उसके बाद हम उसकी ससेप्टिबिलिटी देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है उस एंटीबायोटिक को। अगर वो रेजिस्टेंट निकलता है तो फिर हम एंटीबायोटिक्स भी चेंज कर देंगे। तो ये होता है हमारा एम्पेरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी का मेथड। अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चलता है। इसके अंदर हम प्रोलॉन्ग कोर्स देते हैं 4 से 6 हफ्ते के लिए, और वो भी हम देते हैं इंट्रावीनसली देते हैं। अब इसके सीवियर केसेस में हमने देखा था कि वॉल डिस्फंक्शन भी देखने को मिला, एब्सेस फॉर्मेशन भी देखने को मिला, वेजिटेशंस भी देखने को मिली, ठीक है। अब इनको तो ट्रीट करना ज़रूरी है, तो इनको हम कैसे करते हैं, इनको हम सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू ट्रीट करते हैं, जिसमें हम जितने भी, अगर वॉल डिस्फंक्शन है तो या तो हम उसको रिपेयर कर देंगे या फिर प्रोस्थेटिक वॉल लगा देंगे, एब्सेस फॉर्मेशन है उसको रिमूव कर देंगे, वेजिटेशन है उसको भी सर्जिकली रिमूव कर देंगे। अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मेनली किसको अफेक्ट करता है, वॉल्व को अफेक्ट करता है और वॉल को अफेक्ट करता है। अगर वो वॉल्व को अफेक्ट करेगा तो बेसिकली हार्ट की फंक्शनिंग इनहिबिट होगी। इसका मतलब क्या है कि जो हार्ट है अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो ये हमें हार्ट फेलियर की कंडीशन देखने को मिलेगी। अब वॉल्व तो खराब होंगे ही सही, क्योंकि वॉल्व पे तो सीधा सीधा असर आएगा, तो वॉल्वुलर डिस्फंक्शन भी देखने को मिलेगा। साथ में एम्बोलिक इवेंट्स, यानी कि जो हमारे टिश्यू डैमेज को सील करने के लिए फिब्रिन और प्लेटलेट ने एक प्लग बनाया है, अगर वो टूट के ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है तो उसको हम बोलेंगे एम्बोलिक, और उससे जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन होंगी उसको हम बोलेंगे एम्बोलिक इवेंट्स, ठीक है। या फिर डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, अगर जो केस है बहुत ज़्यादा सीवियर है और उसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया जाता है तो। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या आ जाते हैं, रिकरेंट इन्फेक्शन, वैल्वुलर रिगर्जिटेशन, ठीक है। रिकरेंट इन्फेक्शन यानी कि एक बार इन्फेक्शन हो गया, उसको सही से ट्रीट कर लिया, लेकिन वो बार बार हो रहा है। वॉल्वुलर रिगर्जिटेशन, वॉल्वुलर रिगर्जिटेशन मतलब कि जो ब्लड है वो वापस बैक फ्लो कर रहा है ना, और इस केस में हमको वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ती है। प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं हम, तो इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो गुड ओरल हाइजीन प्रैक्टिस कर सकते हैं, दूसरा डेंटल या सर्जिकल प्रोसीजर से पहले प्रॉपर प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हमने रिस्क फैक्टर में क्या देखा था, जिनके सर्जरीज हुई है या फिर जिनके डेंटल प्रोसीजर्स हुए हैं वो एट हाई रिस्क पे रहते हैं, या फिर वो इंडिविजुअल जो हाई रिस्क पे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जिनके क्या हुआ है, वॉल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, डेंटल प्रोसीजर्स हुए, प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्स लगे हैं, है ना, या फिर इंट्रावीनसली ड्रग यूज़ करते हैं, तो इन सबको क्या लेना पड़ेगा, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी। तो हमारा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। जो इस वीडियो के नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और अगर आप कोई वीडियो या पर्टिकुलरली टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसे भी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।